So next question, show that f from -1 to 1 close bracket to r. अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास कोई फंक्शन गिवन है। अब फंक्शन की डोमेन कितनी है? -1 to 1 क्लोज्ड ब्रैकेट। अब क्लोज ब्रैकेट का क्या मतलब होता है, देखो आपको समझा देता हूँ। देखो -1 to 1, अब इसको क्या बोलते हैं हम? ओपन ब्रैकेट। और -1 to 1 ये क्या है? हमारी क्लोज ब्रैकेट। ठीक है, तो अगर कोई मैं एलिमेंट्स इस सेट में से लूँगा, अगर कोई मैं एलिमेंट जैसे मैं लिख लूँ x बिलोंग्स टू -1 to 1, x बिलोंग्स टू -1 to 1 क्लोज ब्रैकेट। अब इसका क्या मतलब है कि x -1 और 1 के बीच में ही हो सकता है, -1 और 1 इंक्लूडेड नहीं है। अब इसका क्या मतलब है कि -1 और 1 के बीच में होगा x, बट 1 और -1 भी हो सकता है, मतलब -1 और 1 यहाँ पर इंक्लूडेड है। ठीक है, अब इसकी कोड डोमेन कितनी है? r, मतलब सेट ऑफ रियल नंबर गिवन बाय। अब हमारा फंक्शन डिफाइन कैसे है? f(x) = x अपॉन x + 2 इज़ 1 1। मतलब यहाँ पर हमें इस फंक्शन को क्या प्रूव करवाना है? 1 1। अब यहाँ पर हमें एक और क्वेश्चन पूछा गया है कि फाइंड द इनवर्स ऑफ f -1 to 1 क्लोज ब्रैकेट टू रेंज f। मतलब सेम क्वेश्चन है, मतलब सेम फंक्शन है, वही वाला फंक्शन है। इसको पहले हमें 1 1 प्रूव करना है। अब उसी फंक्शन को हमें बाद में उसका इन्वर्स ढूंढना है, मतलब उसको हमें इन्वर्टेबल प्रूव करना है। यहाँ पर थोड़ा सा एक डिफरेंस है। अब यहाँ पर क्या है? -1 to 1 ये मतलब इसकी डोमेन है, और ये क्या है? इसकी कोड डोमेन है। अब ये यहाँ पर भी ये इसकी डोमेन है, और रेंज f, मतलब इस फंक्शन की जो रेंज आएगी। अब यहाँ पर रेंज की बात कर रहे हैं, तो इस वाले फंक्शन को हमें इन्वर्टेबल प्रूव करवाना है। ठीक है, अब यहाँ पर दो क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अब पहला क्वेश्चन क्या है कि इसको 1 1 प्रूव करो। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है कि इस फंक्शन को इन्वर्टेबल या इसका इन्वर्स ढूंढो। तो अगर आपने एग्जांपल्स वाली वीडियो अच्छे से देखी है तो आपको याद होगा हमने एक 25th एग्जाम्पल की थी। अब उसमें भी सेम कंसेप्ट था, जिसमें लिखा गया था कि एक f फंक्शन है n2r, मतलब नेचुरल नंबर टू रियल नंबर, और उसका इन्वर्स ढूंढना था। अब जिसका इन्वर्स ढूंढना था वो फंक्शन हमारा क्या था? n2s, वेयर s इज द रेंज ऑफ f। तो उस एग्जाम्पल में मैंने आपको अच्छे से समझाया था कि रेंज का कंसेप्ट एक्चुअल में होता क्या है। अब ऐसा करते हैं, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहले हम इसको 1 1 प्रूव करते हैं, और जब इस क्वेश्चन को, मतलब जब हम इसको इन्वर्टेबल प्रूव करेंगे, तब मैं आपको ये वाला पॉइंट भी अच्छे से क्लियर करवा दूंगा। अब देखो, सबसे पहले अपने फंक्शन को लिखते हैं। अब जो हमारा फंक्शन है वो किस तरह से डिफाइन है? -1 to 1 to r। ठीक है, अब ये डिफाइन कैसे है? f(x) = x अपॉन x + 2। ठीक, अब देखो 1 1 के लिए क्या करेंगे? यहाँ पर लिख लेते हैं फॉर 1 1, क्योंकि हमें इसे पहले 1 1 प्रूव करवाना है। तो अगर आपने 1 1 और 2 को अच्छे से समझा है तो आपको पता है कि हमारा 1 1 का प्रोसीजर क्या होता है। सबसे पहले हम दो एलिमेंट्स लेंगे, लेट x1 एंड x2 बिलोंग्स टू -1 to 1, मतलब जो हमारी डोमेन है उसमें से हम दो एलिमेंट एक सपोज कर लेंगे। देन लेट f(x1) = f(x2), मतलब x1 और x2 की इमेजेस हम सपोज कर लेंगे कि वो क्या है? सेम। अब देखो, आपको पता है ये हमारा 1 1 का प्रोसीजर है। अब देखो इसमें क्या होता है कि इमेजेस सपोज मान ली हमने कि सेम है, तो यहाँ पर दो ऑप्शंस होगी, या तो एलिमेंट सेम होंगे या सेम नहीं होंगे। अगर सेम नहीं है तो x1 की इमेज f(x1), x2 की इमेज f(x2), दोनों क्या है? इक्वल। तो दो एलिमेंट्स की सेम इमेज, दो एलिमेंट्स की अगर सेम इमेज होगी तो इट इज़ नॉट 1 1, क्योंकि 1 1 की डेफिनेशन क्या कहती है? हर एक एलिमेंट की डिफरेंट इमेज होनी चाहिए। तो दूसरी ऑप्शन क्या है कि x1 = x2, मतलब दोनों एलिमेंट्स भी सेम आ जाएंगे। तो इमेजेस भी सेम थी, एलिमेंट्स भी सेम थे, आर्बिट्ररी कोई भी एलिमेंट थे, तो देयरफॉर हर एलिमेंट की इमेज क्या होगी? डिफरेंट होगी। तो हम क्या बोल सकते हैं कि f क्या है हमारा? 1 1। तो ये हमारा सारा प्रोसीजर है। अब देखो f(x1) को लिखेंगे हम x1 अपॉन x1 + 2, क्योंकि f(x) की वैल्यू ये वाली है। तो f(x2) को क्या लिखेंगे? x2 अपॉन x2 + 2। अब ऐसा करो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ये कैलकुलेशन ही है, ये बहुत ईजी है हमारे लिए। x2 × x1 + 2, तो इसको मल्टीप्लाई करो, x1 × x2 + 2x1। इसको मल्टीप्लाई कर लो, x2 × x1 + 2x2। अब आपके सामने ही है x1 x2, ये दोनों आपस में कट हो सकते हैं। तो हमारे पास कितना रह गया?
2x1 इक्वल टू 2x2। अब क्लियरली ये देखो 2 और 2 भी आपस में कैंसिल आउट हो गए, तो हमारे पास क्या बच गया, x1 इक्वल टू x2। तो जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था प्रोसीजर में, इमेजेस सेम थी, एलिमेंट्स भी सेम आ गए, देयरफॉर f क्या है हमारा 1 1। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो देयरफॉर f इज़ 1 1। तो हमारा फर्स्ट पार्ट जो है क्वेश्चन का वो पूरा हो गया और ये हमारे लिए बहुत इजी था। अब देखो सेकंड पार्ट की बात करते हैं। अब देखो सेकंड पार्ट के लिए, देखो ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। अब देखो सेकंड पार्ट के लिए पहले फंक्शन लिखते हैं f फ्रॉम -1 to 1 टू रेंज f। अब यहाँ पर रेंज f है ना, इसको ना आप ऐसे लिख लो, बार बार रेंज f से लिखने की बजाय rf, मतलब ये क्या है हमारा रेंज ऑफ f। ठीक है, अब इसको ना थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। अब देखो ये आपका फंक्शन है f, ये इसकी डोमेन है और ये इसकी कोडमेन, मतलब सेट ऑफ रियल नंबर्स। अब देखो -1 से लेके 1 तक इसमें इनफाइनाइट मैनी नंबर्स हो सकते हैं, वो मैंने लिख लिए। अब देखो ये r क्या है, हमारी कोडमेन है, बट यहाँ पर रेंज f की बात हो रही है। देखो -1 अगर फिल करेंगे तो कुछ आंसर आएगा, ऐसे ही जितने नंबर हम फिल करते जाएंगे कुछ हमारे पास आंसर आते जाएंगे। ठीक है, तो ये मैं आपको जस्ट वैसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखो ये हमारी इतनी बड़ी कोडमेन है। अब ये जितने भी एलिमेंट्स हमारे साथ अटैच हुए हैं ये क्या हैं, सारे रेंज ऑफ f। तो रेंज का मतलब होता है कि जो जो एलिमेंट्स हमारे इस सेट के साथ अटैच हैं वो सभी क्या हैं, रेंज में हैं। तो ये जो सेट है ना RF, ये थोड़ा सा छोटा होता है। ये मैंने आपको एग्जाम्पल 25 में अच्छे से एक्सप्लेन भी किया था, और यहाँ पर भी कर दिया मैंने कि रेंज का क्या मतलब है कि जितने भी एलिमेंट्स यहाँ से हम एलिमेंट फिल करेंगे और अटैच हो जाएंगे तो उनको हम क्या बोलेंगे, रेंज ऑफ f। ये सेट जो है रेंज का, वो कोड मेन से थोड़ा सा क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, तो अब देखो हमारा फंक्शन डिफाइन कैसे है वो भी लिख लो, वो तो आपको पता ही है कि कितना आएगा, x अपॉन x प्लस 2। अब देखो हमें इसको प्रूव करना है कि ये क्या है, इन्वर्टेबल, और इसका इन्वर्स ढूंढना है। अब आपको पता है कि इन्वर्टेबल फंक्शन की डेफिनेशन क्या कहती है कि हमें अगर x टू y की मैपिंग है तो हमें एक उल्टी मैपिंग लिखनी पड़ेगी y टू x, और उसका हम g ऑफ f और f ऑफ g फाइंड करेंगे। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी तो उसको हम बोल सकते हैं कि वो क्या है, f इनवर्स, मतलब वो फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है और g क्या होगा, f इनवर्स। अब देखो ये आपके पास फंक्शन है। अब देखो आपको पता है कि मैं हमेशा क्या करता हूँ, इसको इज इक्वल टू हम y लिखते हैं, वेयर आपको पता है कि x कहाँ से आ रहा है वो तो आपको पता ही है, डोमेन में से, एंड यहाँ पर लिख लो लेट y कहाँ से आ रहा है, रेंज ऑफ f में से। ठीक है जी। अब देखो आपको थोड़ा फिर से रफ में समझाने की कोशिश करता हूँ। अब देखो ये हमारा फंक्शन है ऐसे, ठीक है, तो देखो ये डिफाइन कैसे है, x हमारी इनपुट है, ये x में हमारे पास रिलेशन है और अल्टीमेटली हमारे पास आंसर किस में आएगा, y में। तो अगर मुझे एक उल्टी मैपिंग लिखनी है rf2 -1 to 1 ऐसी लिखनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसकी इनपुट कितनी आएगी, y। अब यहाँ पर क्या आएगा, y में कोई रिलेशन आएगा और अल्टीमेटली इसका आंसर किस में आना चाहिए, x में। ठीक है, तो अल्टीमेटली हम हमेशा क्या करते हैं, देखो ये y की वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ x, अब हम x की वैल्यू निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ y। तो सबसे पहले उसी को निकालते हैं, तो लेट x अपॉन x प्लस 2 कितना है, इज इक्वल टू y। तो इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आएगा, x प्लस 2 इंटू वाई। तो कितना आ गया, एक्स वाई प्लस 2y। तो ऐसा करो, इसको ना आप इधर ले आओ, x माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू 2y। अब देखो यहाँ से अगर आप x को कॉमन ले लो, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे x की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ y, तो अंदर कितना आएगा, 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 2y। अब ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे करते हैं। अब देखो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, 2y अपॉन 1 माइनस वाई। तो हमने x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकाल ली। अब देखो ये हमाराgy था, तो मैं यहाँ पर देखो, यहाँ पर x था, x में रिलेशन, y में आंसर। यहाँ y हमारी इनपुट है, तो y में हमारा रिलेशन मतलब 2y अपॉन 1 माइनस वाई, और अल्टीमेटली x में हमारा आंसर, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी है, x। तो मैंने सही लिखा है। अब यहाँ पर देखो मैं आपको कुछ समझाना चाह रहा हूँ। यहाँ पर ना y की वैल्यू 1 नहीं हो सकती, क्योंकि अगर y की वैल्यू 1 होगी तो 1 माइनस 1 कितना बन जाएगा, 0। समथिंग अपॉन 0 कितना होगा, नॉट डिफाइंड। तो ये हमारा फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, तो इसलिए y की वैल्यू 1 नहीं हो सकती।
ठीक है। अब देखो यानी कि जो हमारी इनपुट है ना, इनपुट में हमारा जो रेंज ऑफ एफ है इसमें 1 नहीं आ सकता। अब यहाँ पर ना कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो सकती है, वैसे मैं इस पॉइंट को क्लियर किए बिना ही आगे भी जा सकता हूँ, बट मुझे इस पॉइंट को आपको क्लियर करना है। देखो कुछ बच्चों के मन में डाउट आ सकता है कि अगर यहाँ पर 1 नहीं आएगा तो आपने तो बोला था कि इन्वर्टेबल फंक्शन की डेफिनेशन क्या कहती है, x टू y, तो एक उल्टी मैपिंग लिखनी है y टू x। तो यहाँ पर भी सेम है, -1 to 1 ये डोमेन है, ये यहाँ पर ये जो रेंज है इसको हमने डोमेन में लिखा है, और ये जो डोमेन है इसको हमने रेंज या को डोमेन में लिखा है। तो मतलब मैंने रिवर्स लिखा है। तो हम अपनी मर्जी से इसमें से 1 को कैसे निकाल सकते हैं, तो ये कंफ्यूजन आपको हो सकती है। अब देखो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ना मैंने कुछ कैलकुलेशन करके रखी है। देखो हमारा y कहाँ से आ रहा है, रेंज ऑफ f में से, ठीक है। अब रेंज ऑफ f जो सेट है ना उसके बारे में हमें कुछ क्लैरिटी नहीं है, मैं आपको कुछ थोड़ा सा आइडिया देना चाहता हूँ। अब देखो मैंने कुछ कैलकुलेशन करके रखी है। ये हमारा फंक्शन है -1 to 1 रेंज ऑफ f, फंक्शन हमारा डिफाइन ऐसे है। तो मैंने यहाँ पर -1 फिल किया तो -1 आंसर आया, ठीक है। -0.9 फिल किया तो ये आंसर आया, -0.5 तो ये, 0 फिल किया तो 0, 0.4 ये वाली, 0.8 ये वाली, 1 ये वाली। तो अल्टीमेटली मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मेरा कहने का क्या मतलब, देखो ये हमारी सारी इनपुट है ना, डोमेन है ये, और ये जितने मैंने टिक्स लगाए हैं ये क्या है, रेंज। मतलब ये इसके साथ अटैच हो रहा है, ये इसके साथ अटैच हो रहा है, तो इस तरह से सभी एलिमेंट्स अटैच हो रहे हैं। तो अगर आप इस रेंज को थोड़ा ध्यान से देखो तो हमारी रेंज में कहीं भी 1 नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने अपनी मर्जी से यहाँ पर 1 को छोड़ दिया। हमारी जो रेंज है ना इस फंक्शन की f की, उसमें कहीं पर भी 1 नहीं आ रहा। आप चेक कर लो, ये मैंने कुछ कैलकुलेशन की हैं, आप अपनी तरफ से भी कुछ कैलकुलेशन कर सकते हो 0.7 0.6 लेके। तो ये जस्ट मैंने आपको आइडिया देने की कोशिश की है कि ये जो फंक्शन है ना इसमें अगर हम -1 और 1 के बीच में वैल्यूज़ फिल करेंगे तो इसका आंसर कभी भी 1 नहीं आ सकता। तो इसलिए यहाँ पर मैंने जो y नॉट इक्वल टू 1 लिखा है तो वो हमारी इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि हमारी रेंज में कभी भी y मतलब 1 नहीं हो सकता। क्योंकि अगर 1 होगा तो ये वाला जो फंक्शन है वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, और वैसे भी हमारी रेंज में 1 है ही नहीं है, ठीक है। अब सेम यहाँ पर है, देखो अगर मैं यहाँ पर इस फंक्शन में -2 फिल कर लूँ x को, तो ये फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा। बट आप ध्यान से देखो आपकी इनपुट में -2 है ही नहीं है, क्योंकि -2 कहाँ पर होता है, वो यहाँ पर होगा। हमारा फंक्शन जो है वो इसके बीच में डिफाइन है, ये तो है ही नहीं नंबर। तो सेम यहाँ पर है, हमारी रेंज में 1 है ही नहीं है, तो यहाँ पर मैं ये पॉइंट लिख सकता हूँ कि y नॉट इक्वल टू 1। तो बाकी ये इतनी कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बट मुझे ये होता है कि मैं आपको हर पॉइंट क्लियर करता चलूँ। तो मैंने अपनी तरफ से आपको क्लियर कर दिया कि y को हम 1 क्यों नहीं लिख सकते, ठीक है। तो देखो हमने एक मैपिंग लिख ली उल्टी, देखो हमने एक मैपिंग लिख ली उल्टी, g रेंज ऑफ f टू -1 to 1। अब डिफाइन कैसे है, g ऑफ y इज इक्वल टू 2y अपॉन 1 - y इज इक्वल टू x। आप यहाँ मेंशन भी कर दो कि वेयर y कांट इक्वल टू 1। आप लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हो, बिकॉज 1 जो है वो रेंज ऑफ f को कभी भी बिलोंग नहीं कर सकता। मैंने आपको करके भी दिखा दिया कि रेंज ऑफ f में कभी भी 1 नहीं आ सकता। तो देख लो हमने एक उल्टी मैपिंग डिफाइन कर ली जी वाई। पहले हमारे पास फंक्शन था f, अब हमने एक g डिफाइन कर लिया और आपके सामने ये डिफाइन भी है। आपका फंक्शन हमेशा डिफाइन होना चाहिए। 1 पे ये नॉट डिफाइन था और 1 हमारे मतलब कि रेंज में या मतलब हमारी इनपुट में है ही नहीं है, क्योंकि हमारी इनपुट कौन सी है, रेंज ऑफ f। तो अब हम g ऑफ f और f ऑफ g को फाइंड करने की कोशिश करेंगे। अब देखो अब हमारा f कितना है, देखो f हमारा है -1 to 1 टू रेंज ऑफ f एंड g हमारा किस तरह से डिफाइन है, रेंज ऑफ f टू -1 to 1। ठीक, अब देखो हमारी कंपोजिशन फंक्शन की डेफिनेशन क्या कहती है, b कॉमन तो g ऑफ f, तो r f कॉमन आपके सामने ही है, ये कॉमन है, तो हम g ऑफ f ये कैसे डिफाइन होगी, -1 1 2 लेके -1 1 क्लोज्ड ब्रैकेट। ठीक, अब देखो अब हमें g ऑफ f को सॉल्व करना है, तो g ऑफ f। ठीक, अब देखो हमारी इनपुट कहाँ से आएगी, -1 to 1 क्लोज ब्रैकेट। वेयर लिखना लिख लो, वेयर x जो है किसको बिलोंग कर रहा है,
-1 to 1। आपको पता ही है कि x हमारा कहाँ से आ रहा है, -1 to 1 में से। मैंने आपको यहाँ पर करके भी दिखाया था कि हमारा फंक्शन किस तरह से डिफाइन है। x हमारी इनपुट है और y हमारी आउटपुट है फंक्शन की, ठीक। अब देखो इसको हम, आपको पता है कि कंपोजिशन को हम सॉल्व कैसे करते हैं, g के अंदर fx। अब देखो g हमारा किस तरह से डिफाइन है, gy है हमारा 2y/1 - y। तो अगर मैं यहाँ पर 2 फिल करूँ तो 2 × 2 1 - 2। तो अगर मैं यहाँ पर fx फिल कर दूँ तो जस्ट मुझे y की जगह पर fx लिखना है, तो 1 - fx। जहाँ पर भी y था पहले मैंने 2 लिखा, जहाँ पर भी y था मैंने fx लिखा। तो आप यहाँ पर लिख लो 2 × fx अपॉन 1 - fx। अब देखो fx की अपनी वैल्यू कितनी है, fx की अपनी वैल्यू है 2 × x अपॉन x + 2। यहाँ पर भी लिख लो 1 - x अपॉन x + 2। ठीक है, थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर कितना आ गया, 2x अपॉन x + 2। अब यहाँ पर ना एलसीएम ले लो, तो x + 2 - x अपॉन x + 2। अब देखो इससे हमें क्या बेनिफिट हो गया, ये x + 2 कैंसिल और x - x भी कैंसिल। तो हमारे पास कितना रह गया, 2x और नीचे कितना रह गया, 2। तो अल्टीमेटली ये भी कैंसिल आउट हो गया। तो देख लो g ऑफ fx का आंसर कितना आ गया, x। तो मतलब मैंने x फिल किया था और मेरे पास x में ही आंसर आ गया। तो हमारी पहली कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो गई। अब सिमिलरली देखो कंपोजिशन में क्या होता है, f मैंने आगे लिखा, g पीछे, तो g ऑफ f। अब मुझे f ऑफ g फाइंड करना है, तो मैं क्या करूँगा, g आगे लिखूँगा। g हमारा किस तरह से डिफाइन है, रेंज ऑफ f टू -1 to 1, एंड f हमारा किस तरह से डिफाइन है, -1 to 1 टू रेंज ऑफ f। ठीक है, तो ये हमारा कॉमन पार्ट हो गया। तो f ऑफ g को हम किस तरह से लिखेंगे, rf टू rf। तो मतलब f ऑफ g की हमारी इनपुट कितनी होगी, y, क्योंकि हमारा जो देखो y है वो कहाँ से आ रहा है, रेंज में से, रेंज ऑफ f में से। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, f के अंदर gy। अब फिर से देखो fx की वैल्यू कितनी है, fx देखो हम हमेशा f को पहले सॉल्व करते हैं, मतलब जो फंक्शन बाहर होता है, यहाँ पर हमने g को सॉल्व किया था पहले, यहाँ पर हम f को करेंगे। अब fx की वैल्यू है x अपॉन x + 2। तो अगर मैं यहाँ पर 1 फिल करूँ तो 1 अपॉन 1 + 2। तो अगर मैं यहाँ पर gy फिल करूँ तो जहाँ पर भी x है तो मैं क्या करूँगा, उसको gy से रिप्लेस कर दूँगा। तो यहाँ पर लिख दो, सॉरी यहाँ पर gy है, gy अपॉन gy + 2। अब ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे करते हैं। अब देखो gy की अपनी वैल्यू कितनी है, 2y अपॉन 1 - y। तो नीचे भी 2y अपॉन 1 - y + 2। थोड़ा सॉल्व करते हैं, 2y अपॉन 1 - y। तो यहाँ पर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2y + 2 × 1 - y अपॉन 1 - y। अब आपके सामने है 1 - y कैंसिल आउट। तो कितना रह गया आपके पास, 2y अपॉन 2y। इस 2 को अब अंदर मल्टीप्लाई कर लो, तो कितना आएगा, 2 - 2y। तो 2y - 2y भी कैंसिल आउट। तो कितना आ गया, 2y अपॉन 2। तो अल्टीमेटली ये भी कैंसिल आउट हो गए। तो हमारे पास कितना आ गया, f ऑफ gy का आंसर कितना आ गया, y। तो देख लो आपके सामने ही हमने y फिल किया और हमारे पास y में ही आंसर आ गया। मतलब हमारी इन्वर्टेबल फंक्शन की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तो लिख भी दो कि g ऑफ fx का आंसर कितना है आपके पास, x। आप इनको लिखना चाहो आइडेंटिटी फंक्शन इन -1 to 1, मतलब x हमने इसमें से ही सपोज किया था, एंड f ऑफ gy का आंसर कितना आया, y, मतलब आइडेंटिटी फंक्शन इन रेंज ऑफ f।
तो उसी का मैंने नेम लिख दिया, मतलब जहाँ से मैंने एलिमेंट फिल किए वही सेम एलिमेंट हमारे आंसर आ गए। एक्स फिल किया एक्स आंसर, वाई फिल किया वाई आंसर। तो देयरफॉर एफ इज एन इनवर्टेबल फंक्शन। तो अगर f इनवर्टेबल फंक्शन है, देयरफॉर g को मैं लिख सकता हूँ f इनवर्स। तो उन्होंने ये बोला था कि f इनवर्स को फाइंड करो, तो f इनवर्स y मतलब gy मतलब 2y अपॉन 1 माइनस y। तो ये हमारा f इनवर्स का क्या है, आंसर। अब देख लो आपके सामने इस क्वेश्चन को हमने बड़ी ही ईजिली सॉल्व कर लिया। पहले हमने इस फंक्शन को 1 1 प्रूव करवाया और उसके बाद रेंज ऑफ f वाले मतलब कि पार्ट को हमें इन्वर्टेबल प्रूव करना था, तो वो भी मैंने आपको प्रूव करवा दिया। अब उसमें एक पॉइंट क्लियर करना था मुझे कि y की वैल्यू 1 नहीं हो सकती, और उस पॉइंट को भी मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैं आपको अच्छे से क्लियर कर पाऊँ। आई होप आपको अच्छे से समझ भी आया होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर अ फंक्शन फ्रॉम R टू R। मतलब यहाँ पर हमें एक फंक्शन गिवन है, अब उसकी डोमेन कितनी है, सेट ऑफ रियल नंबर, कोडोमेन कितनी है, सेट ऑफ रियल नंबर, गिवन बाय। अब हमारा फंक्शन डिफाइन कैसे है, f(x) इज इक्वल टू 4x प्लस 3, शो दैट f इज इन्वर्टेबल एंड फाइंड द इनवर्स ऑफ f। मतलब हमें इस फंक्शन को इन्वर्टेबल प्रूव करवाना है और इसका इन्वर्स हमें ढूंढना है, और ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ईजी है। अब देखो सबसे पहले ना हम अपने फंक्शन को लिखेंगे लेट f फ्रॉम R टू R। तो ये हमारा फंक्शन इस तरह से हमें गिवन है। अब ये डिफाइन कैसे है, f(x) इज इक्वल टू 4x प्लस 3। ठीक है, अब देखो इसको हमें इन्वर्टेबल प्रूव करवाना है, और आपको पता है हम हमेशा एक उल्टी मैपिंग लिखने की कोशिश करेंगे, बाद में इन दोनों कंडीशन को चेक करेंगे। तो देखो वैसा ही लिखने की कोशिश करेंगे। अब देखो 4x प्लस 3, अब इज इक्वल टू इसको लिख लो y, क्योंकि हम हमेशा इसी तरह से करते हैं। वेयर x कहाँ से आ रहा है, लेफ़्ट साइड के मतलब रियल नंबर में से, एंड y कहाँ से आ रहा है, वो भी रियल नंबर में से जो राइट साइड में, क्योंकि हमारी डोमेन और कोडोमेन क्या है, सेम। अब हम क्या करेंगे, एक उल्टी मैपिंग लिखने की कोशिश करेंगे जो हमने लास्ट क्वेश्चन में भी की, मतलब एक जी मैपिंग लिखने की कोशिश करेंगे, और उसमें हमारी मतलब इनपुट क्या होगी y और आउटपुट क्या होगी x। तो उसी वे में हम एक मैपिंग लिखने की कोशिश करेंगे। अब ऐसा करते हैं, उसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। तो अब देखो आपको पता है कि ये आपका फंक्शन है f फ्रॉम R टू R, x इनपुट है, x में रिलेशन है और अल्टीमेटली y में आंसर। तो हम एक उल्टी मैपिंग लिखेंगे जिसमें y क्या होगी, हमारी इनपुट, y में रिलेशन और अल्टीमेटली x में आंसर। तो ठीक है, सबसे पहले रिलेशन निकालने की कोशिश करते हैं। अब देखो आपको पता है कि 4x प्लस 3 की वैल्यू कितनी है, y। तो मैं x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y कैलकुलेट करने की कोशिश करूँगा। तो 4x इज इक्वल टू y माइनस 3, तो x कितना आ गया, y माइनस 3/4। तो देख लो हमने x की वैल्यू निकाल ली इन टर्म्स ऑफ y। तो अब हम देखो, मैंने आपको हमेशा यही समझाया कि देखो ये मैपिंग है हमारी जी y, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, y माइनस 3/4। तो मैंने आपको हमेशा यही सिखाया कि आपने हमेशा ये भी चेक करना है, ये नहीं कि आपने x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकाल ली कि आपका फंक्शन डिफाइन है भी या नहीं। अब वो आप कैसे चेक कर सकते हो, आपने ये दो बातें याद रखनी है कि रूट के अंदर नेगेटिव मतलब इवन रूट 1/2 1/4, क्योंकि इसको आप ऐसे लिख सकते हो 1/2 1/4 1/6 1/8, इनके आगे नेगेटिव, इनके अंदर मतलब नेगेटिव वैल्यू, और समथिंग अपॉन 0, ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं, नॉट डिफाइंड। तो ये आपने हमेशा अपने फंक्शन में चेक करनी है कि क्या आपके फंक्शन के डिनोमिनेटर में 0 तो नहीं बन रहा, क्या आपके फंक्शन में कोई रूट है और उसके अंदर नेगेटिव तो नहीं बन रहा। तो ये दोनों चीज़ें हमारे फंक्शन में नहीं है, ना डिनोमिनेटर में 0 बन सकता है क्योंकि यहाँ पर 4 है, और ना ही हमारे फंक्शन में मतलब रूट है। तो यहाँ पर मतलब मैं यहाँ पर एक मैपिंग लिख सकता हूँ R टू R, मतलब उल्टी, क्योंकि हमारी डोमेन और कोडोमेन सेम है तो इसलिए R टू R ही होगी। तो इसकी इनपुट कितनी है, y, डिफाइन कैसे है, y माइनस 3/4, और अल्टीमेटली आंसर किस में आएगा, x में। ठीक है, तो मैंने एक उल्टी मैपिंग लिख ली जो डिफाइन है। अब हमें जस्ट f ऑफ g और g ऑफ f चेक करना है। तो सबसे पहले देखो f फ्रॉम R टू R, ठीक है, एंड g फ्रॉम R टू R। तो हमें g ऑफ f लिखना है,
तो आपको पता है कि ये r और r कॉमन, तो हमारा g ऑफ f कहाँ से डिफाइन होगा, रियल नंबर टू रियल नंबर। तो यहाँ पर लिखेंगे g ऑफ f। अब देखो दोनों आ रहे हैं तो हमारी इनपुट क्या होगी, आपको पता है कि राइट साइड में कौन सा फंक्शन है f, और f की हमारी इनपुट कितनी थी x। तो g के अंदर fx। अब देखो हमारा gy किस तरह से डिफाइन है, y माइनस 3/4। तो अगर मैं यहाँ पर 1 फिल करूँ तो 1 माइनस 3/4। तो अगर मैं यहाँ पर fx फिल करूँ तो fx माइनस 3/4। अल्टीमेटली क्या होता है कि मुझे y की जगह पर, यहाँ पर मैंने 1 से रिप्लेस किया और यहाँ पर जो भी नंबर आएगा उसको मुझे y की जगह पर लिखना है। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, fx माइनस 3/4। ठीक है। अब आपको पता है कि fx की अपनी वैल्यू कितनी है, fx की अपनी वैल्यू है 4x प्लस 3 माइनस 3/4। अब देख लो ये प्लस 3 माइनस 3 कैंसिल आउट हो गए, तो g ऑफ fx का आंसर कितना आ गया, 4x और नीचे कितना है 4। अब ये भी कट हो गया, तो आपके सामने ही है g ऑफ fx का आंसर कितना आ गया, x। तो मैंने x फिल किया था और x में ही हमारा आंसर आ गया, मतलब हमारी पहली कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो गई है। अब सिमिलरली देखो f ऑफ g को भी हमें फाइंड करना है। पहले हमने g ऑफ f को फाइंड किया, तो अब हम क्या लिखेंगे, g को पहले लिखेंगे r2 r एंड f को बाद में r2 r। अब ये पार्ट कॉमन हो गया, तो हम f ऑफ g लिखेंगे फ्रॉम r टू r। तो आपको पता है f ऑफ g, तो यहाँ पर हमारी इनपुट कौन सी आएगी, g में से g की इनपुट कहाँ से आएगी, y में से, मतलब y आएगी। तो f के अंदर g y। तो आपको पता है कि कंपोजिशन को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। अब देखो f के अंदर देखो fx हमारा किस तरह से डिफाइन है, 4x प्लस 3। तो मैं 1 फिल कर लेता हूँ यहाँ पर, ये जस्ट आपको समझाने के लिए है, मैं बार बार आपको समझाने के लिए ये करता हूँ, आपको इसको करने की ज़रूरत नहीं है बार बार, अगर आपको एक बार समझ आ गई है। तो मैंने x को 1 से रिप्लेस किया, तो मैंने यहाँ पर भी किया। अब यहाँ पर मुझे gy से करना है, तो 4gy प्लस 3। तो कितना आएगा, 4 इंटू gy प्लस 3। ठीक। अब देखो gy की अपनी वैल्यू आपके सामने ही है, कितनी है, यहाँ पर लिखते हैं y माइनस 3/4 प्लस 3। तो देख लो 4 से 4 कैंसिल आउट, तो हमारे पास कितना रह गया, y माइनस 3 प्लस 3, माइनस 3 प्लस 3 भी कैंसिल आउट। तो देयरफॉर f ऑफ gy की वैल्यू कितनी आ गई, y। तो दोनों कंडीशन आपके सामने हैं, सेटिस्फाई हो गई। मैं यहाँ पर एक बार लिख देता हूँ, देयरफॉर g ऑफ fx का आंसर कितना आ गया, x, मतलब आइडेंटिटी फंक्शन इन रियल नंबर, एंड f ऑफ gy का आंसर कितना आ गया, y, मतलब आइडेंटिटी फंक्शन इन रियल नंबर। मतलब हमारी आइडेंटिटी फंक्शन, मतलब इन्वर्टेबल फंक्शन की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। देयरफॉर f इज़ एन इन्वर्टेबल फंक्शन। उन्होंने बोला था कि प्रूव करो कि f क्या है, इन्वर्टेबल, वो हमारा प्रूव हो गया। अब उन्होंने ये भी बोला था कि आल्सो फाइंड द इन्वर्स ऑफ f। अब विच इम्प्लाइज मैं लिख सकता हूँ कि g इज इक्वल टू f इनवर्स, तो वो भी मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। अब देखो f इनवर्स y इज इक्वल टू gy, उसकी वैल्यू कितनी है, y माइनस 3/4। तो देख लो आपके सामने ही है, हमने इसको बड़ी ही ईजिली इन्वर्टेबल भी प्रूव कर दिया और हमने बड़ी ही ईजिली इसका इन्वर्स भी आपको लिख के दिखा दिया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर f फ्रॉम r पॉजिटिव टू 4 टू इन्फिनिटी। अब देखो यहाँ पर हमें एक फंक्शन गिवन है f, अब उसकी डोमेन कितनी है, r पॉजिटिव। अब इसका मतलब ना उन्होंने लास्ट में बताया गया कि r पॉजिटिव इज द सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। अब देखो नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स कौन से होते हैं। अब आपको पता है कि 0 से सभी छोटे नंबर नेगेटिव, 0 से सभी बड़े नंबर
पॉजिटिव। ज़ीरो क्या होता है? नॉन नेगेटिव नॉन पॉजिटिव नंबर। तो यहाँ पर बोला है कि आर क्या है? आर पॉजिटिव क्या है? नॉन नेगेटिव रियल नंबर। इसका क्या मतलब हो गया कि सभी नेगेटिव नंबर्स को हटा के सभी रियल नंबर्स, मतलब ज़ीरो और ज़ीरो से बड़े सभी रियल नंबर्स का ये सेट है। आर पॉजिटिव क्या है? नॉन नेगेटिव रियल नंबर, मतलब ज़ीरो और ज़ीरो से बड़े सभी नंबर्स इस मतलब सेट में आएंगे। 2 4 टू इन्फिनिटी। अब 4 टू इन्फिनिटी का क्या मतलब है? देखो यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट है, मतलब 4 इंक्लूडेड है। अब आपको पता है कि इन्फिनिटी के आगे कभी भी हम क्लोज ब्रैकेट नहीं लगाते, इसके आगे हम हमेशा ओपन ब्रैकेट लगाते हैं। मतलब 4 से सभी बड़े नंबर्स, 4 और 4 से सभी बड़े नंबर्स इसकी डोमेन में है। गिवन बाय, अब हमारा फंक्शन डिफाइन कैसे है? एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4। शो दैट एफ इज इन्वर्टेबल विद द इनवर्स एफ इनवर्स ऑफ एफ गिवन बाय एफ इनवर्स वाई इज इक्वल टू वाई माइनस 4 का अंडर रूट, वेयर आर पॉजिटिव इज द सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। अब देखो स्टूडेंट्स, उन्होंने बोला है कि इस फंक्शन को इन्वर्टेबल प्रूव करो और इसका इन्वर्स ढूंढो, और इसका इन्वर्स कितना होगा ये हमें बताया गया है कि इसका इन्वर्स कितना होगा? एफ इन्वर्स वाई इज इक्वल टू वाई माइनस 4 अंडर रूट। अब इसका हमें एक बेनिफिट है कि अगर हम क्वेश्चन करेंगे, अपना इन्वर्स ढूंढेंगे, तो हम अपना आंसर चेक कर सकते हैं कि हमारा आंसर इतना ही आया है, तो दैट मीन्स हमारा आंसर क्या है? बिल्कुल एक्यूरेट है। अब ये भी जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन के जैसा ही है। अब देखो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन के जैसा एक और क्वेश्चन है, इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th। अब 8th और 9th क्वेश्चन दोनों सेम है विद माइनर चेंजेस। अब ये दोनों क्वेश्चन ना बिल्कुल एग्जाम्पल 25th की तरह है। अब आपको याद होगी 25th एग्जाम्पल। 25th एग्जाम्पल को ना मैंने आपको 2 मेथड से सॉल्व करवाया था। एक मेथड तो ये था कि डेफिनेशन वाला, कि जी ऑफ एफ और एफ ऑफ जी को हम चेक करते हैं, और दूसरा मेथड था बाइजेक्टिव वाला, कि अगर फंक्शन बाइजेक्टिव है तो वो खुद ब खुद इन्वर्टेबल होगा। इन दोनों मेथड से मैंने आपको करवाया था और आपको ये भी बताया था कि आपको जो अच्छा लगे आप एग्ज़ाम में उसी मेथड से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। अब सेम यहाँ पर है। अब इसको मैं आपको 2 मेथड से तो नहीं करवाऊंगा क्योंकि मैं आपको पहले ही सिखा चुका हूँ। अब 8th और 9th क्वेश्चन है। अब ऐसा करते हैं, इस क्वेश्चन को हम 8th क्वेश्चन को हम डेफिनेशन से करते हैं और 9th क्वेश्चन को हम बाइजेक्टिव से करेंगे। दोनों मेथड की हम रिवीजन भी कर सकेंगे इससे, और दोनों मेथड आपको अच्छे से क्लियर भी हो जाएंगे दोबारा से। आपको जो अच्छा लगे आप उसी मेथड से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। अब देखो, सबसे पहले ना अपना फंक्शन लिखते हैं एफ। ये हमें कैसे गिवन है? आर पॉजिटिव 2 4 टू इन्फिनिटी। ठीक, अब डिफाइन कैसे है? एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब देखो, आपको पता है कि हमें इसको इन्वर्टेबल प्रूव करवाना है और इसको हमें डेफिनेशन से करना है। ठीक है, डेफिनेशन का मतलब हमें उल्टी मैपिंग लिखनी है, फिर हम एफ ऑफ जी और जी ऑफ एफ को फाइंड करेंगे। अब देखो, आपको पता है कि जितने भी हमने ऐसे क्वेश्चन किए हैं, देखो एक्स हमारी इनपुट है, एक्स में रिलेशन, और अल्टीमेटली आंसर किस में आना चाहिए? वाई में। आप यहाँ पर कोई भी नंबर सपोज कर सकते हो। मैंने वाई लिख लिया। अब यहाँ पर आप मेंशन भी कर दो कि वेयर एक्स कहाँ से आ रहा है? पॉजिटिव रियल नंबर में से, एंड वाई कहाँ से आ रहा है? 4 टू इन्फिनिटी में से। ठीक है, तो ये रिलेशन एक्स में और अल्टीमेटली हमारा आंसर किस में है? वाई में। अब हम एक उल्टी मैपिंग लिखने की कोशिश करेंगे। अब देखो, आपको पता है कि ये हमारी एफ मैपिंग है जो हमें गिवन है क्वेश्चन में। एक्स इनपुट है, एक्स में रिलेशन है, अल्टीमेटली आंसर किस में है? वाई में। तो हम एक उल्टी मैपिंग जी लिखने की कोशिश करेंगे। देखो, ये आर पॉजिटिव टू 4 टू इन्फिनिटी है, यहाँ पर उल्टा हो गया आर 4 टू इन्फिनिटी टू आर पॉजिटिव। ठीक है, अब इसकी इनपुट कितनी है? वाई। तो यहाँ पर वाई में रिलेशन और अल्टीमेटली एक्स में आंसर। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। वाई की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एक्स है, तो हम एक्स की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ वाई निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब देखो, इसको लिखते हैं, क्योंकि हम इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा यही करते हैं। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई माइनस 4। ये है तो क्वाड्रेटिक एक्स में, बट ये इजी है क्योंकि यहाँ पर एक्स नहीं है। अगर यहाँ पर एक्स होता तो ये बिल्कुल सेम एग्जाम्पल थी 25th एग्जाम्पल के जैसे। तो यहाँ पर देखो, एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस 4 अंडर रूट। अब यहाँ पर मैंने प्लस माइनस नहीं लिखा। अब इसके पीछे जो एक्सप्लेनेशन है वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। अब देखो, x कहाँ से आ रहा है? पॉजिटिव रियल नंबर में से, मतलब x की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। दूसरा रीज़न, अब देखो यहाँ पर अगर y की वैल्यू हम 3 फिल करें तो नेगेटिव मतलब नॉट डिफाइंड बन जाएगा। अब देखो, y कहाँ से आ रहा है? 4 टू इन्फिनिटी, मतलब यहाँ पर हम सबसे छोटा नंबर 4 फिल कर सकते हैं। 4 माइनस 4 0, वो क्या है? नॉन नेगेटिव
रियल नंबर। ठीक है, अगर 5 फिल करेंगे तो बड़ा नंबर आएगा, 6 फिल करेंगे, यानी कि अगर हम y की वैल्यू यहाँ पर 4 या 4 से बड़ी फिल करेंगे तो हमेशा इसका आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो देख लो, इस कारण x की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव, और इसलिए मैंने यहाँ पर प्लस या माइनस नहीं लिखा। ठीक है, तो ये मैंने x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकाल ली। तो देख लो, यानी कि यहाँ पर y का जो रिलेशन है वो कैसे लिखेंगे, y-4 अंडर रूट इज इक्वल टू x, जो अल्टीमेटली x में ही आंसर आना चाहिए। तो यहाँ पर हम मैपिंग लिखते हैं, g फ्रॉम 4 टू इन्फिनिटी टू पॉजिटिव रियल नंबर। अब ये डिफाइन कैसे है, जी वाई इज इक्वल टू y-4 अंडर रूट इज इक्वल टू x। अब देखो, मैंने आपको ये भी बताया हमेशा कि y मतलब जो हमारा फंक्शन है ना वो डिफाइन होना चाहिए। अब आपको पता है कि डिफाइन होने के लिए देखो, मैथ्स में 2 ही चीज़ें नॉट डिफाइंड होती हैं, इवन रूट के अंदर नेगेटिव और समथिंग अपॉन 0। अब हमारे फंक्शन में डिनोमिनेटर तो नहीं है, रूट है इवन रूट के अंदर। अब इसकी नेगेटिव वैल्यू कब आएगी, जब y की वैल्यू 4 से छोटी होगी। जब भी देखो y की वैल्यू 4 से छोटी, से मैं 3 फिल करूँ तो कितना आंसर आएगा, -1, मतलब नॉट डिफाइंड। तो जब भी मैं 4 से छोटी वैल्यू फिल करूंगा तो इसके अंदर नेगेटिव वैल्यू आएगी, बट हमारा y कहाँ से आ रहा है, 4 टू इन्फिनिटी, मतलब 4 या 4 से बड़े नंबर्स, और उसके लिए इसकी वैल्यू रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो ये आपने चेक हमेशा करना है। ये आपको छोटी छोटी चीज़ें आगे जाके काफ़ी हेल्प करेंगी, चाहे इस क्वेश्चन में इसकी वर्थ है या नहीं। अगर आप सीधा भी कर देते हो तो इसका अल्टीमेटली जो आंसर है वो सही आएगा, बट मुझे ये होता है कि आपको हर एक बात पता होनी चाहिए कि ऐसा यहाँ पर क्यों नहीं हुआ या ऐसा यहाँ पर क्यों हुआ। तो मैंने आपको बता दिया कि फंक्शन हमारा डिफाइन है। अब देखो, अब हमने मैपिंग की एक ढूंढ ली, g जो f से क्या है, उल्टी है। अब जस्ट हमें डेफिनेशन के अकॉर्डिंग g ऑफ f और f ऑफ g फाइंड करना है। अब देखो, सबसे पहले ना f ऑफ g g ऑफ f फाइंड करना है। सबसे पहले f लिखो। f हमारा किस तरह से डिफाइन है, r पॉजिटिव टू 4 टू इन्फिनिटी एंड g है 4 टू इन्फिनिटी टू r पॉजिटिव। अब देखो, हमारी कंपोजिशन ऑफ फंक्शन की डेफिनेशन क्या कहती है, f फ्रॉम a टू b, g फ्रॉम b टू c, b कॉमन, तो g ऑफ f कितना आएगा, a टू c। तो सेम यहाँ पर 4 टू इन्फिनिटी कॉमन है, तो g ऑफ f कितना आएगा, r पॉजिटिव टू r पॉजिटिव। ठीक है, अब देखो, इसको हमें सॉल्व करना आता है। अब आपको पता है कि g ऑफ f की इनपुट कितनी है, r पॉजिटिव, और r पॉजिटिव में से कौन सी एलिमेंट है, x। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, x। तो g के अंदर fx। अब देखो, आपको पता है कि हम कंपोजिशन किस तरह सॉल्व करते हैं, पहले g को सॉल्व करेंगे, और g y की वैल्यू कितनी है, y-4 अंडर रूट। तो मैं अगर यहाँ पर 5 फिल करूँ तो 5-4 अंडर रूट, अगर मैं यहाँ पर fx फिल कर दूँ तो fx-4 अंडर रूट। तो देख लो, ये आपके सामने बहुत इजी है, fx-4 अंडर रूट, क्योंकि यहाँ पर y-4 है ना, मुझे जस्ट y की जगह पर क्या लिखना है, fx। अब देखो, fx की अपनी वैल्यू कितनी है, x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4। अब इसको थोड़ा सा मैं हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको पता लग जाए कि मैंने fx की वैल्यू फिल की है। तो देख लो, 4 माइनस 4 कैंसिल आउट। ठीक है, अब देखो, आपको ये भी पता होगा कि 4, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2 का स्क्वायर मतलब 2 इंटू 2, और पेयर बाहर आ जाता है, कितना आंसर आएगा, 2। तो एक्स स्क्वायर का अंडर रूट रह गया यहाँ पर, तो एक्स स्क्वायर का अंडर रूट कितना होगा, x। तो देख लो, g ऑफ fx का आंसर कितना आ गया, x। मतलब मैंने x में आंसर फिल किया और x में ही हमारे पास आंसर हमारा आ गया। अब देख लो, हमारी पहली कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो चुकी है। अब सिमिलरली देखो, हमने g ऑफ f फाइंड किया, अब सिमिलरली हम f ऑफ g फाइंड करेंगे। g ऑफ f लिखने के लिए हमने क्या किया, f और g। अब f ऑफ g लिखने के लिए क्या करेंगे, g पहले और f बाद में, r पॉजिटिव टू 4 टू इन्फिनिटी। अब देखो, ये कॉमन पार्ट आ गया, तो f ऑफ g
कैसे आएगा, A to C, मतलब 4 to infinity to 4 to infinity। अब देखो आपको पता है कि G की इनपुट कितनी है, 4 to infinity, और y कहाँ से आ रहा है, 4 to infinity में से। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, f of g y। अब ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। अब देखो आपको पता है कि g की इनपुट कितनी है, y, तो f के अंदर जी वाई, और कंपोजिशन में हम हमेशा इस तरह से करते हैं कि बाहर वाले फंक्शन को पहले सॉल्व करते हैं। अब देखो एफ एक्स की वैल्यू कितनी थी, एक्स स्क्वायर प्लस 4। अगर मैं यहाँ पर 1 फिल करूँ, 1 स्क्वायर प्लस 4। अगर मैं यहाँ पर जी वाई फिल करूँ तो जी वाई का स्क्वायर प्लस 4। मतलब अगर मैंने x की जगह पर 1 फिल किया तो 1 से रिप्लेस किया, जी वाई फिल किया तो जी वाई से रिप्लेस किया, तो कितना आंसर आएगा, जी वाई का होल स्क्वायर प्लस 4। ठीक है। अब देखो जी वाई की अपनी वैल्यू कितनी थी, y माइनस 4 अंडर रूट का स्क्वायर प्लस 4। और आपको पता है कि इसकी पावर कितनी होती है, 1/2, और ये कितनी है, 2। अब ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पर हो 2 की पावर 1/2 और बाहर हो 2। अब इसका क्या मतलब होता है कि 2 की पावर 1/2 इंटू 2, ये कैंसिल आउट, तो 2 की पावर 1। तो सेम यहाँ पर y माइनस 4 की पावर कितनी है, 1/2, यहाँ 2, तो कट होगी, तो कितना आंसर आ गया, y माइनस 4 प्लस 4। तो -4 प्लस 4 कैंसिल आउट, तो f ऑफ जी वाई का आंसर कितना आ गया, y। तो हमारी इन्वर्टेबल फंक्शन की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो आप लिख भी दो कि g ऑफ एफ एक्स का आंसर कितना आया, x, मतलब आइडेंटिटी फंक्शन इन पॉजिटिव नॉन नेगेटिव रियल नंबर, और f ऑफ g का आंसर मतलब y फिल किया तो y में आंसर, तो कितना आंसर आया, आइडेंटिटी फंक्शन इन 4 टू इन्फिनिटी। मतलब जो मैंने फिल किया उसी में मेरा आंसर आ गया। मतलब हमारी इन्वर्टेबल फंक्शन की देखो, x फिल किया, x आंसर आया, आइडेंटिटी फंक्शन इन x, y फिल किया तो y में आंसर आया, आइडेंटिटी फंक्शन इन y। मतलब सेम फिल किया सेम आंसर। तो हमारी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। देयरफॉर f इज एन इन्वर्टेबल फंक्शन, मतलब f हमारा क्या है, इन्वर्टेबल फंक्शन है। देयरफॉर g को मैं लिख सकता हूँ f इनवर्स। और उन्होंने ये भी बोला था कि f इनवर्स को फाइंड करो, और f इनवर्स का पर्टिकुलर हमें आंसर भी गिवन था। अब देखो f इनवर्स y मतलब जी वाई, और जी वाई का आंसर कितना है, y माइनस 4 अंडर रूट। और आप चेक भी कर सकते हो कि उन्होंने ये क्वेश्चन में यही बोला था कि f इनवर्स y इज इक्वल टू y माइनस 4 का अंडर रूट, और आपके सामने ही है, आपका भी वही आंसर आ रहा है। तो देख लो हमने इस क्वेश्चन को भी बड़ी ही ईजिली सॉल्व कर लिया। तो फिर से वही बात अपनी रिपीट करूंगा कि अगर आपके बेसिक्स क्लियर है ना, तो आपको कंपोजिशन और इन्वर्टेबल फंक्शन को करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस वही सेम प्रोसीजर है, जितनी बार हम रिपीट करते जाएंगे उतनी अच्छे से हमें प्रैक्टिस होती जाएगी, और उतने ही अच्छे से हम क्वेश्चंस को समझते जाएंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर f फ्रॉम r पॉजिटिव टू -5 टू इन्फिनिटी। मतलब यहाँ पर हम एक फंक्शन गिवन है, उसकी डोमेन कितनी है, r पॉजिटिव, जैसा लास्ट क्वेश्चन में भी था। मतलब r पॉजिटिव का क्या मतलब है, नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स, मतलब 0 और 0 से बड़े सभी नंबर्स। ठीक है। अब इसकी कोड डोमेन कितनी है, -5 टू इन्फिनिटी, मतलब -5 और -5 से बड़े सभी नंबर्स इसकी कोड डोमेन में हैं, गिवन बाय एफ एक्स। अब हमारा फंक्शन डिफाइन कैसे है, 9x² + 6x - 5, देन शो दैट f इज इन्वर्टेबल विद f इनवर्स y इज इक्वल टू y + 6 का अंडर रूट -1/3। अब देखो स्टूडेंट्स, मतलब हमें इस फंक्शन को इन्वर्टेबल प्रूव करवाना है, और उसका इन्वर्स कितना होना चाहिए, ये वाला। मतलब ये जो आंसर है हमें गिवन है, मतलब ये क्वेश्चन बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन के जैसा ही है। इसमें भी हमें इन्वर्टेबल प्रूव करवाना है और इसका इन्वर्स ढूंढना है। ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट क्वेश्चन और मतलब 8th क्वेश्चन जो हमने पहले किया और 9th बिल्कुल सेम है, बिल्कुल 25th एग्जाम्पल के जैसे ही हैं। इसको हमने डेफिनेशन से किया था, अब इसको हम बाइजेक्टिव से करेंगे। अब ये कम्प्लीटली आपके ऊपर है कि आपको कौन सा मेथड ज़्यादा अच्छा लगता है या ज़्यादा ईजी लगता है। आप उसी मेथड से इसको एग्ज़ाम में सॉल्व कर सकते हो। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं आपको हर एक मेथड बता पाऊँ, जिसको जो अच्छा लगे वो उसी मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है।
अब देखो सबसे पहले अपना फंक्शन लिखते हैं। अब हमारा फंक्शन किस तरह से डिफाइन है, r +2 - 5 to इन्फिनिटी। अब फंक्शन डिफाइन कैसे है, 9x² + 6x - 5। अब देखो आपको पता है कि इसको हमें सेकंड मेथड से करना है, मतलब इसको हम बाइजेक्टिव प्रूफ करेंगे और वो खुद ब खुद क्या बन जाएगा, इन्वर्टिबल। और बाइजेक्टिव फंक्शन किसको बोलते हैं, जो फंक्शन 1 1 भी होता है और ऑन टू भी होता है उसको हम क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव। तो सबसे पहले फॉर 1 1, ठीक है। आपको पता है कि 1 1 के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, दो एलिमेंट सपोज करेंगे, लेट x1 एंड x2 बिलोंग्स टू पॉजिटिव रियल नंबर, मतलब नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स, ठीक है। तो हम सपोज करेंगे लेट fx1 = fx2। देखो आपको 1 1 का सारा प्रोसीजर याद ही होगा। हम इमेजेस सेम मान लेते हैं और अल्टीमेटली हमारा आंसर इतना आना चाहिए अगर ये फंक्शन 1 1 है तो, मतलब अगर एलिमेंट्स भी सेम आ गए तो फंक्शन हमारा क्या होगा, 1 1, ठीक। अब देखो इसका आंसर कितना आएगा, 9x1² 6x1 - 5 9x2² + 6x2 - 5। अब आपके सामने है -5 और -5 कैंसिल आउट, तो बाकी कुछ भी कट नहीं हो रहा, तो इसको आप इधर ले आओ, 9x1² + 6x1 माइनस, ये इधर के माइनस हो गया, ये भी इधर के माइनस हो गया, = 0। अगर आपने 25th एग्जाम्पल को अच्छे से समझा है तो ये क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल ईजी है, क्योंकि ये बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है। अब देखो मतलब जितने भी क्वाड्रेटिक वाले क्वेश्चंस होते हैं ना ऐसे, ये क्वेश्चन देखो इसको मैं इस मेथड से इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि आपको एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि प्रूव करो कि ये फंक्शन 1 1 ऑन टू है, बाइजेक्टिव है, मतलब इन्वर्टिबल की वो बात नहीं करेंगे, वो बोलेंगे कि इस फंक्शन को प्रूव करो कि ये क्या है, 1 1 ऑन टू या बाइजेक्टिव। तो इसीलिए इस मेथड से करवा रहा हूँ ताकि आपके दोनों क्वेश्चन कवर हो जाएं। अगर अकेला 1 1 ऑन टू आ गया तो आपको ये प्रूव करना आना चाहिए। अब देखो अब आप क्या करो, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म को आप इकट्ठा कर लो, 9x1² - 9x2² + 6x1 - 6x2 = 0। अब यहाँ से ना आप 9 को कॉमन ले लो, इतना आ गया, यहाँ से आप 6 को कॉमन ले लो तो कितना आएगा, x1 - x2 = 0। अब यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला पता होगा, a² - b², तो वो अप्लाई कर दो, x1 - x2 x1 + x2 + 6 × x1 - x2 = 0। अब यहाँ पर आप मेंशन करना चाहते हो तो मेंशन भी कर दो कि मैंने a² - b² वाला फॉर्मूला अप्लाई किया है, a - b a + b, तो ये वाला फॉर्मूला मैंने यहाँ पर अप्लाई किया। अब ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। अब देखो यहाँ पर ये x1 - x2 कॉमन आ रहा है, तो अब इसको बाहर निकाल लो, तो अंदर कितना आएगा, 9 × x1 + x2, ये कॉमन आ गया तो अंदर 6 = 0। थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, तो अंदर कितना आ गया, 9x1 + 9x2 + 6 = 0। अब देखो आपको याद होगा कि सेम 25th एग्जाम्पल में भी हमारे पास सेम सिचुएशन थी। अब उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था कि देखो ये दो नंबर्स की प्रोडक्ट 0 है। मान लो मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ, मान लो दो नंबर्स की प्रोडक्ट 0 है। अब इसका क्या मतलब है कि अगर a 0 हो तो 0 × b क्या होगा, 0। अगर b 0 हो तो a × 0 ये भी क्या होगा, 0। और अगर दोनों ही 0 हों, मतलब 0 × 0 ये भी क्या होगा, 0। मतलब ये तीनों मतलब पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, ठीक है। अब देखो इसको मैंने इस तरह से एक्सप्लेन क्यों किया है। देखो अल्टीमेटली मुझे आंसर कितना चाहिए, x1 = x2, मतलब अगर ये वाला पार्ट 0 के इक्वल आ गया श्योरली, तो हमारा जो फंक्शन है वो क्या बन जाएगा, 1 1। अब देखो उसके लिए क्या होना चाहिए, देखो ये वाला जो पार्ट है ना, 9x1 + 9x2 + 6, ये 0 नहीं है। अब आप बोलोगे सर क्यों, क्योंकि x1 और x2 कहाँ से आ रहे हैं, नॉन नेगेटिव रियल नंबर में से, मतलब सभी वो क्या है, 0 या 0 से बड़े हैं। अगर आप यहाँ पर 0 मतलब इसको 0 फिल कर लो और इसको मान लो आप 1 भी फिल कर लो, मतलब ये कितना आएगा, 0 + 9 + 6 कितना आ गया, 15।
ये कभी भी ज़ीरो के इक्वल नहीं हो सकता। मतलब ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, सभी कुछ यहाँ पर पॉजिटिव है, और यहाँ पर आप पॉजिटिव नंबर्स ही फिल करके इसको ज़ीरो नहीं कर सकते। मतलब ये क्वांटिटी कभी भी ज़ीरो नहीं बन सकती, क्योंकि देखो मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन भी कर दिया, 9x1 9x2 + 6 कांट बी ज़ीरो बिकॉज x1 एंड x2 कहाँ से आ रहे हैं, नॉन नेगेटिव रियल नंबर में से। देखो अगर ये x1 और x2 मतलब नेगेटिव हो सकते तो यहाँ पर हो सकता है कि इसको मैं यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ लेके ज़ीरो कर देता, बट ये पॉजिटिव नंबर है खुद ही, यहाँ पर मैं ज़ीरो भी फिल कर सकता हूँ, तो भी अगर मैं इसको भी ज़ीरो फिल करूँ, इसको भी ज़ीरो फिल करूँ, तो भी इसका आंसर 6 आएगा। तो इसका मतलब ये क्वांटिटी कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकती। अगर ये क्वांटिटी ज़ीरो नहीं हो सकती और इन दोनों की प्रोडक्ट कितनी है, ज़ीरो, देयरफॉर ये पक्का श्योर है कि ये क्या होगा, ज़ीरो, विच एम्प्लाइज x1 = x2, जो हमें अल्टीमेटली प्रूव करना था कि अगर इमेजेस इक्वल हैं तो एलिमेंट्स भी इक्वल आने चाहिए, देयरफॉर फंक्शन इज़ 1 1। तो आप यहाँ बोल सकते हो देयरफॉर f इज़ 1 1। मतलब हमारे क्वेश्चन का एक पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया। अब देखो ऑन टू की बात करते हैं। अब देखो ऑन टू हम हमेशा इसी तरह से करते हैं। अगर आपने मेरे को स्टार्टिंग से फॉलो किया है तो मैंने आपको ऑन टू हमेशा इसी तरह से करवाया, लेट f(x) = y। देखो ऑन टू की डेफिनेशन क्या कहती है अल्टीमेटली। देखो हम ऑन टू में हमेशा क्या करते हैं, देखो पहले मैं आपको वो बताता हूँ। ऑन टू में हम हमेशा क्या करते हैं कि हम x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकाल लेते हैं और फिर y की वैल्यू फिल करके चेक करते हैं कि क्या वो सभी x के साथ अटैच हो रहा है। अगर सभी y x के साथ अटैच हो रहे हैं तो वो ऑन टू है। अगर कोई भी हमें एक y ऐसा मिलता है जो किसी भी x के साथ अटैच नहीं हो रहा तो उसको हम बोलेंगे कि वो फंक्शन ऑन टू नहीं है। तो सबसे पहले अपना फंक्शन लिखते हैं, ठीक है। अब देखो आपको पता है, मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में भी बताया था कि अगर यहाँ पर ये x नहीं होता तो आप 5 को उधर लेके जाते +5, तो 9 को उधर लेके जाते तो हमारा जो x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y हम निकाल सकते थे। अब क्योंकि यहाँ पर x है, मतलब ये प्योरली क्वाड्रेटिक है, मतलब यहाँ पर x² भी है, यहाँ पर x भी है, तो इसको हमें दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। मैंने आपको दोनों ही मेथड एग्जाम्पल 25 में बताए थे। एक था परफेक्ट स्क्वायर बना के, अब दूसरा था जिसमें हम ये वाला मेथड सॉल्व करते थे, ax² + bx + c, मतलब डिस्क्रिमिनेंट वाला, b² - 4ac वाला। ठीक है, अब आपकी मर्जी है आप कौन से मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हो, ये अब कम्प्लीटली आपके ऊपर है। अब यहाँ पर मैं आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड से करवा रहा हूँ, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अब उसके लिए आपको पता है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो 9 है, क्योंकि कंप्लीटिंग स्क्वायर का जो सबसे पहला फंडा होता है कि उसमें से x² का कोएफिशिएंट कितना होना चाहिए, 1। तो सबसे पहले मैं उसको कॉमन ले रहा हूँ, तो यहाँ पर कितना आएगा, 6/9x - 5/9 = y। और उसके भी सभी स्टेप्स मैंने एग्जाम्पल 25 में बताए थे। सबसे पहले हम x² के कोएफिशिएंट को कितना करेंगे, 1। अब उसके बाद क्या करेंगे हम, कोएफिशिएंट ऑफ x। कोएफिशिएंट ऑफ x कितना है, 6/9। अब इसका क्या करेंगे हम, हाफ, तो कितना आएगा, मतलब यहाँ पर कट कर दो, 2 3 6, 3 3 9, तो कितना आ गया, 1/3। अब इसका क्या करेंगे हम, स्क्वायर, मतलब 1/9। तो अल्टीमेटली हम क्या करेंगे, देखो 9x² + 6/9x - 5/9। अब इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ, इसको आप अपने आंसर में प्लस और माइनस करोगे, ठीक है, = y। देखो ये सारा प्रोसीजर ना आप एग्ज़ाम में रफ में कर सकते हो और अल्टीमेटली अपना आंसर बता सकते हो कि इसको सॉल्व करके इसका परफेक्ट स्क्वायर इतना आएगा। ये आपको एग्ज़ाम में करने की ज़रूरत नहीं है, ये आप रफली जल्दी जल्दी सॉल्व कर सकते हो। ये जस्ट मैं आपके लिए आपको समझाने के लिए करवा रहा हूँ, ठीक है। अब आपको पता है कि इसमें से हम क्या करेंगे, x² + 6/9, मतलब जिसमें x है उनको कंबाइन कर लिया, ये वाली टर्म और जिसको हमने प्लस किया +1/9। ये सारा कुछ मैंने आपको एग्जाम्पल 25 में अच्छे से एक्सप्लेन किया था। अब हमारे पास कितना रह गया, -5/9 - 1/9 = y। अब देखो इसको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, ये वाला जो
अलग से है और ये वाला अलग रखेंगे हम। ठीक, अब देखो इसको भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब ये जो है ना, इसको आप ऐसे लिख सकते हो x, क्योंकि यहाँ पर x है, सारा कुछ प्लस में है तो प्लस, अब ये किसका स्क्वायर है 1/3 का, इसको आप ऐसे लिख सकते हो। देखो मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ, x + 1/3 का होल स्क्वायर। तो आपको पता है a² + b² + 2ab, तो देख लो कितना आया आपके सामने, x² + 1/9 + 2x/3। अब आप बोलोगे कि सर यहाँ पर 6/9 है, देखो 6/9 को आप ऐसे लिख सकते हो, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, मतलब 2/3 मैंने को सही लिखा है। ठीक है, तो आपने हमेशा इस तरह से याद रखना है। अगर यहाँ पर माइनस होता, यहाँ कहीं पर भी हमारी स्टेटमेंट माइनस होता, तो मैं यहाँ पर x - 1/3 का होल स्क्वायर लिखता। देखो 1/3 कहाँ से आया, आपने ये देखना है कि 1/9 किसका स्क्वायर है, 1/3 का। तो इस तरह से आप परफेक्ट स्क्वायर लिख सकते हो। तो x + 1/3 का होल स्क्वायर। अब इसको भी आप सॉल्व कर लो। अब इसका आप एलसीएम लोगे कितना आएगा, -5 - 1/9 = y। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, तो इसको आप अंदर मल्टीप्लाई कर लो। तो चलो बाद में करते हैं, x + 1/3 का होल स्क्वायर -6/9 = y। अब इसको आप अंदर मल्टीप्लाई कर लो, तो 9 × x + 1/3 का होल स्क्वायर -9 × 6/9 = y। देखो मैं अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने के लिए इतना इसको लेंथी कर रहा हूँ। आपने इस क्वेश्चन से डरना नहीं है कि ये क्वेश्चन काफ़ी लेंथी हो गया। ये सारा प्रोसीजर आप रफ में कर सकते हो। अब देखो यहाँ पर 9 और 9 कट हो गए। ठीक, अब देखो अगर आप इसका एलसीएम लोगे, मुझे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है इसको, तो कितना आएगा 3x + 1/3 का होल स्क्वायर × 9 - 6 = y। अब ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे करते हैं। अब देखो 9 3x + 1 का होल स्क्वायर, अब 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 - 6 = y। अब इससे क्या होगा बेनिफिट, ये भी कट हो गया। ठीक है, अब देखो 3x + 1, ये हमने परफेक्ट स्क्वायर कम्प्लीटली बना लिया और इसको अच्छी तरह से सॉल्व भी कर लिया। अब इससे हमें बेनिफिट क्या होगा, देखो हमें x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y देनी है। अब -6 को ना आप उधर ले जाओ, तो 3x + 1 का स्क्वायर = y + 6। ठीक है, तो 3x + 1 = √y + 6। अब देखो आप बोलोगे कि सर आपने प्लस माइनस क्यों नहीं लिखा, अब उसको भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब देखो x कहाँ से आ रहा है, नॉन नेगेटिव रियल नंबर में से, मतलब x की वैल्यू ना कुछ ऐसी होगी 0 से लेके इन्फिनिटी तक। मतलब नॉन नेगेटिव रियल नंबर कौन से होते हैं, 0 से बड़े, 0 और 0 से बड़े सभी नंबर्स। ठीक है, तो यानी कि अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू कुछ भी लूँ, तो ये 3x + 1 क्या होगा, इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, मतलब ये हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी। तो इसका आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता, तो मैंने यहाँ पर प्लस माइनस नहीं लिखा। ठीक है, थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। 3x = y + 6 √-1। अब x 3 को भी आप उधर ले जाओ, y + 6 -1/3, और ये देख लो आपके सामने मैंने x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकाल ली। और अगर आप अपने क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे ना, तो आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी मिलेगा कि उसमें f इनवर्स y का आंसर यही है। ठीक है, यानी कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। अब देखो मैंने x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकाल ली। ठीक है, अब देखो हमारा टारगेट क्या है, हमें क्या चेक करना है, ऑन टू। और ऑन टू में हम क्या चेक करते हैं, हम y की वैल्यू फिल करके देखते हैं, क्योंकि मैं हमेशा आपको ऑन टू इसी तरह से करवाता हूँ। हम वैल्यू रफ में चेक करके देखते हैं कि क्या सभी y x के साथ अटैच हो रहे हैं। अब देखो मैं आपको रफ में समझा देता हूँ। अब देखो हमारा y कहाँ से आ रहा है, -5 टू इन्फिनिटी से, मतलब सबसे छोटा नंबर हम -5 फिल कर सकते हैं। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। 6 - 5 कितना होगा, 1, 1 का √1, 1 - 1/3, तो कितना आ गया 0। अब x = 0, मतलब x क्या है, नॉन नेगेटिव रियल नंबर, मतलब 0 हमारा इंक्लूडेड है, मतलब यहाँ पर जो -5 है वो 0 के साथ अटैच हो रहा है। ठीक है, अब एक और नंबर लेते हैं, अगर मैं इसकी नेक्स्ट वैल्यू -4 लूँ, चलो ठीक है, तो ये सब कुछ आपके लिए है, ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है, ये जस्ट आपको समझाने के लिए। 6 - 4 √2,
अब रूट 2 कितना आएगा 1.414 माइनस 1/3, तो मतलब इसका आंसर कितना आएगा 414.414/3, मतलब ये भी क्या है, एक पॉजिटिव रियल नंबर। मतलब आप जब भी इस -5 से बड़ी सभी वैल्यूज़ फिल करते जाओगे तो आपके पास रियल नंबर्स, पॉजिटिव रियल नंबर्स आते जाएंगे। देखो मेन कंसर्न आपका कहाँ पर होगा, ये रूट है, रूट के अंदर आपको नेगेटिव नहीं बनना चाहिए क्योंकि वो नॉट डिफाइंड बन जाएगा और वो किसी भी एक्स के साथ अटैच नहीं होगा। और आपका वाई कहाँ से आ रहा है, -5 से बड़े सभी नंबर्स पर, मतलब -5 और -5 से सभी बड़े नंबर्स। अगर आप -5 से छोटा नंबर जैसे -6 फिल करोगे, देखो अगर आप यहाँ -6 फिल करो तो कितना आ गया 0, यानी कितना आंसर आ गया -1/3। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई -1/3, वो क्या आ गया नेगेटिव। और एक्स कहाँ से आ रहा है, पॉजिटिव रियल नंबर में से, मतलब इससे आप छोटी वैल्यू नहीं फिल कर सकते। उन्होंने यही बोला है कि वाई यहाँ से आना चाहिए, ठीक है। ये जस्ट मैंने आपको करके दिखाया है कि अगर आप इससे छोटी वैल्यू फिल करोगे तो वो एक्स के साथ अटैच नहीं होगा और हमारा फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। बट यहाँ पर हमारा वाई कहाँ से आ रहा है, -5 और -5 से बड़े सभी नंबर्स के लिए, और उन सभी नंबर्स के लिए हमारा वाई किसी ना किसी एक्स के साथ अटैच हो रहा है। तो आप यहाँ पर लिख दो फॉर एवरी y belongs to -5 to infinity there is x belongs to positive real number, मतलब नॉन नेगेटिव रियल नंबर such that fx is equal to y, therefore f हमारा क्या हो गया ऑन टू, क्योंकि हर एक y किसी ना किसी नॉन नेगेटिव रियल नंबर के साथ अटैच हो रहा है। तो अगर f ऑन टू है therefore देखो f इज़ 1 ऑन टू, अगर हमारा f 1 ऑन टू है therefore f इज़ बाइजेक्टिव। और हमारी डेफिनेशन क्या कहती है कि अगर फंक्शन बाइजेक्टिव है तो वो क्या है, इन्वर्टिबल। therefore f इज़ इन्वर्टिबल विच इम्प्लाइज, मतलब जो f हमारा इन्वर्टिबल है तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। अब देखो इन्वर्स हम किस तरह से लिखेंगे, यहाँ पर लिखो आप f इन्वर्स y, क्योंकि हम हमेशा ऐसे ही लिखते हैं। अब देखो ये मैं आपको वैसे ही समझा रहा हूँ। देखो डेफिनेशन में क्या होता है, वहाँ पर हमारा जो जी मैपिंग हम पहले ही लिख लेते हैं उसको हम सीधा बोल सकते हैं कि वो क्या है, एफ इनवर्स। अब इसमें भी आपको दोबारा ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, जो आपने ऑन टू के लिए किया है वही आपका यहाँ पर काम आ जाएगा। अब देखो एफ इनवर्स वाई तो को आप लिख सकते हो y + 6 √- 1/3। तो यही हमें प्रूव करने को बोला गया था कि f क्या है, इन्वर्टिबल, और उसका इन्वर्स कितना होना चाहिए, y + 6 √- 1/3। अब देखो कुछ बच्चों को ये भी डाउट हो सकता है कि हम f इन्वर्स y की वैल्यू ये क्यों फिल कर सकते हैं, मैं आपको वो भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब देखो आपको पता है कि हमने क्या प्रूव किया था ऑन टू में कि हर एक y के लिए x है, मतलब हर एक y हमारा किसी ना किसी x के साथ अटैच हो रहा है। तो अगर हमारा फंक्शन 1 ऑन टू है तो मतलब ये इन्वर्टेबल है। इन्वर्टेबल का क्या मतलब है कि इसको मैं उधर लेके जा सकता हूँ कि x = अगर मैं f को रोटेट करूँ तो ये कितना बन जाएगा, f इन्वर्स y, ठीक है। और x की वैल्यू कितनी है, मतलब f इन्वर्स y की वैल्यू कितनी है, x, क्योंकि देखो fx की वैल्यू कितनी है, y, ये हमारा फंक्शन है। तो उल्टी मैपिंग में क्या होता है कि ये इनपुट है, ये आउटपुट है। तो उल्टी मैपिंग में क्या होता है, ये हमारी इनपुट है और ये हमारी आउटपुट है, ठीक है। मतलब अगर मैं इसको रोटेट करूं तो f इनवर्स y का आंसर कितना है, x, और x का आंसर कितना है, y + 6 √- 1/3। अब देख लो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को हमने बाइजेक्टिव की मतलब की फॉर्म में करना सीख लिया। मतलब पहले 8th क्वेश्चन को हमने डेफिनेशन से किया, अब 9th क्वेश्चन को हमने 1 ऑन टू के प्रोसीजर से किया। दोनों ही मेथड अपनी अपनी जगह पर सही हैं, दोनों ही एक्यूरेट हैं, और आप दोनों में से कोई भी मेथड से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। आपको जो भी अच्छा लगेगा आप उसी मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो मैंने आपको दोनों ही मेथड करवा दिए। 25th एग्जाम्पल को मैंने आपको दोनों मेथड से करवाया था। अब यहाँ पर 8th क्वेश्चन को मैंने डेफिनेशन से करवाया और 9th क्वेश्चन को मैंने आपको बाइजेक्टिव की फॉर्म में करवाया, ठीक है। अब इसको एक करवाने का एक रीज़न और भी था कि अगर बाय चांस आपको यही क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए और वो कहें कि इस क्वेश्चन को प्रूव करो कि ये बाइजेक्टिव है,
तो आप इस प्रोसीजर से उसको बाइजेक्टिव प्रूव कर सकते हो। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो यहीं पर ख़त्म था कि फंक्शन y1 ऑन 2 है, देखो बाइजेक्टिव। अगर वो बोलते हैं कि इन्वर्टेबल भी प्रूव करो, तो अगर वो बाइजेक्टिव है तो वो इन्वर्टेबल भी है। तो इस तरह से हम किसी भी क्वेश्चन को बड़ी ही ईजिली सॉल्व कर सकते हैं।